बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर में हमने डिस्कस करना ही है प्रोजेक्ट स्केजुलिंग। डिफरेंट टाइप की स्केजुलिंग जो है वो प्रोजेक्ट में किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती है और उसका आज हमने इंट्रोडक्शन देखना है। एक जेनेरिक कोट डिस्कस किया जाता है। नेपोलियन वाज द चीफ कमांडर ऑफ फ्रेंच आर्मी। ही सेड कि any commander in chief who undertakes to carry out a plan which considers is defective at its fault, he must put forward his reasons, insist on the plan being changed, and finally, if it is not acceptable, then he should tender his resignation. Why he's saying that? He's saying that it is better that he should tender his resignation rather than become the instrument of his army's downfall. In simple words, अगर आपको being a manager, being an organizer, being a leader ये मालूम है कि जो प्लान आपने बनाया है या जो प्लान आपको दिया जा रहा है एक्शन लेने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट्स हैं और ये कि वो प्लान जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहले तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि प्लान चेंज किया जाए बाय रीजनिंग। अपनी रीजंस देने चाहिए और अगर इफ इट इज नॉट द केस, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन करना चाहिए बजाय इसके कि आप जो हैं वो ओवरऑल टीम को नीचे लेके आने का सबब बने, इंस्ट्रूमेंट बने। ये एक जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज कॉइन्ड बाय मिस्टर नेपोलियन हु वाज द कमांडर इन चीफ। मैम क्लियर है? आवाज मेरी तरफ से तो मैंने मैक्सिमम की हुई है। यस मैम ठीक है, इसके प्रॉब्लम होगा तो आउटलाइन डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये चेक करना है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट, हाउ टू गेट रिड ऑफ अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, स्केजुलिंग का इंट्रोडक्शन देखना है हमने, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्केजुलिंग, हम इसे कवर करेंगे। पीपल और एफर्ट का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे वो क्या है, और एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जा सकती है इस चीज को देखेंगे। सो रीजंस क्या है लेट डिलीवरी की? मोस्टली आपकी जो डेडलाइन होती है वो अनरियलिस्टिक होती है। जो डेडलाइन आपने प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट कर ली होती है कस्टमर की तरफ से या आपने खुद बनाई होती है, समटाइम दैट इज अनरियलिस्टिक और ये पॉसिबल नहीं होता कि उसको मीट किया जा सके, या कस्टमर जो है अपनी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज कर रहा होता है, उसकी वजह से आपको बार बार चेंजेस करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। क्या ये होता है कि बाज़ औक़ात हम बाई मिस्टेक ऐसी डेडलाइन डिफाइन कर लेते हैं या कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारी एफर्ट और जो हमने रिसोर्सेज का एस्टिमेट लगाया था वो गलत होता है, जानबूझ के नहीं, समटाइम्स जो है वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिस्क हैं जिनको हमने प्रिडिक्ट किया होता है और कुछ जो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल रिस्क होते हैं वो हमारी कंसिडरेशन से रह जाते हैं, लाइक हमने उनको एक अकाउंट नहीं किया होता, हमने उन्हें कंसिडर नहीं किया होता, और ये भी दैट हैपेंस फॉर एन बाय एन ऑनेस्ट मिस्टेक। बात बात ये होता है कि हमारे पास कुछ अनफोर्सीन टेक्निकलिटीज या डिफिकल्टीज जो हैं वो आ जाती हैं सामने, जिनका हमें अंदाजा नहीं होता कि ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। इस तरह से अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात करें, हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन वाज अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि हमारी सेमेस्टर के दौरान ऐसा सब कुछ हो जाएगा और यूनिवर्सिटीज क्लोज करनी पड़ेंगी और ये सब कुछ होगा। और एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि अगर हम अनफोर्सीन ह्यूमन डिफिकल्टीज की बात करें उसमें, अब ड्यूरिंग द classes, online classes, some people have difficulty in access of internet. So these kind of unforeseen, they had not अंडरस्टूड कि हमें इंटरनेट की इतनी ज्यादा जरूरत भी पड़ सकती है और उनका मे बी दे माइट नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट एट देयर होम्स बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। सो ये अनफोर्सीन ह्यूमन डिफिकल्टी की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुई है प्रोजेक्ट स्टाफ में, और जो ट्रैकिंग है एक्टिविटीज की, जो हम ट्रैक करें कि हमारा कितना काम कंप्लीट हो गया है, वो हमने कोई ट्रैकिंग की नहीं है। वी हैव नो आइडिया कि हम कितना टास्क, कितना काम, कितना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो किया क्या जाए फिर? हाउ टू गेट रिड एंड ऑफ एन अनरियलिस्टिक डेडलाइन?
किससे कैसे बचा जाए इससे। वेल, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक डिटेल्ड एस्टिमेट एनालिसिस परफॉर्म करें। आपके पास प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का डेटा होगा, उनको एनालाइज करें, उनको देखें कि इस टाइप के जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स थे वो कितने टाइम में कंप्लीट हुए थे। कोशिश ये करें कि जो डाटा आपके पास मौजूद है उसको आप ऊपर डिफरेंट किस्म की एस्टिमेशन टेक्निक्स अप्लाई करें, ताकि आपके पास जो रिजल्ट आए वो जस्ट एक, अगर आप टाइप से ले रहे हैं हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, अगर 2-3 टाइप की एस्टिमेशन से आपका रिजल्ट सेम आ रहा है तो ये कहा जा सकता है कि आपकी जो एस्टिमेशन है, डेडलाइन आप जो बनाना चाह रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। कस्टमर से मीटिंग करें, डिस्कस करें, उसे बताएं कि इससे पहले डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है गिवन टाइम जो आपने एस्टिमेट लगाया हो, ताकि कस्टमर आपको इंसिस्ट ना करे कि आप उस टाइम से पहले, लेट्स से अगर आपने 6 मंथ्स का एस्टिमेट लगा लिया और आपको पता है कि इससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। समटाइम कस्टमर्स फोर्स करते हैं कि नहीं हमें 5 मंथ में ही डिलीवरी चाहिए। सो 5 मंथ्स मीन्स कि आप 30 डेज जो है वो माइनस करें अपने स्केड्यूल से। ये 30 डेज का जो काम है वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे? आपको ओवरबर्डन होना पड़ेगा, आपकी टीम जो है वो सफर करेगी और ये भी हो सकता है कि काम कंप्लीट ना हो। सो कोशिश करें कि कस्टमर को कन्विंस कर लें कि जो डेडलाइन जो है वो अनरियलिस्टिक है, ये वाले जो आप दे रहे हैं हमें। देन कोशिश ये करें कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। उसमें ये है कि आप इंक्रीमेंट्स में कुछ ना कुछ काम कंप्लीट करके डिलीवर करें, और ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया है और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे, कि ये ना हो कि वो ये फील करे कि ओवरऑल काम जो है प्रोजेक्ट का सडनली कंप्लीट हो गया है और जो चीजें मैनेज प्रॉपरली नहीं हुई हैं। सो इस चीज से बचने के लिए आप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की जो एक्टिविटी है उसका पर्पस होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें एस्टिमेटेड एफर्ट को ओवर द प्लान्ड स्केड्यूल। जो हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट की काम टोटल हमने डिफाइन कर दिए हैं, उनके अंदर हम एफर्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इवनली कर सकें। और हमने जो अपने इंजीनियरिंग के टास्क डिफाइन किए हैं, उन टास्क के अमंग हम एफर्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि कितने टास्क, कौन से टास्क को कितनी एफर्ट्स रिक्वायर है। ये पर्पस होता है स्केजुलिंग का। 2 डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। प्री इस्टेब्लिश एंड डेट फॉर द रिलीज, ये हो सकता है कि आपने अभी एंड डेट जो है वो रिलीज के लिए इस्टेब्लिश प्रॉपरली नहीं की है और आपने एक एस्टिमेट लगा लिया है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि एक एंड डेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद सेट की हो। सो 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जनरल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? मल्टीपल प्रैक्टिसेस हैं जो जेनेरिक वे में हम डिस्कस कर सकते हैं स्केजुलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल टास्क मस्ट अकर टू अकम्प्लिश अ लार्जर गोल। जब हमें प्रोजेक्ट में एक गोल कंप्लीट करना होता है, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये हो सकता है मल्टीपल, हमें काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म करने पड़े। अब कुछ टास्क जो है उनको अगर हम टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, उसकी कंप्लीशन डेट को जो है उसके ऊपर असरअंदाज जो है वो सम टाइम कुछ टास्क जो है वो नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर लाई करते हैं, और अगर इन टास्क की डेडलाइंस को छेड़ा जाए या इनकी कंप्लीशन को आगे पीछे किया जाए तो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जेपरडी में चला जाता है, यानी पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। सो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो टास्क हमारे क्रिटिकल पाथ के ऊपर लाई कर रहे हैं उनकी डेडलाइन आगे पीछे हरगिज ना की जाए, उनको हम एग्जैक्टली स्केड्यूल के ऊपर कंप्लीट करें ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन फेलियर की तरफ ना आ जाए। अब ये क्रिटिकल पाथ क्या है और जो टास्क इसके ऊपर है वो कौन से हैं, हम इसको अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग जो है एक एस्टिमेटेड एफर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक टास्क हैं हम उनको प्रॉपरली और इवनली परफॉर्म कर सकें। ड्यूरिंग these stages of the project, planning a microscopic schedule is developed, identifying all the major processes, framework, activities, and the product functions to which they apply.
पर्पस क्या होता है कि आप बहुत डिटेल से एनालाइज करें कि हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमारा कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो हमें परफॉर्म करने होंगे। सो जितना ज्यादा आप डिटेल से एनालिसिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ही अच्छा स्केड्यूल आप बना सकेंगे। देन फोर्थ प्रैक्टिस इज, जब आपके पास एक टास्क डिफाइन हो जाता है, उस टास्क को, उसके टास्क का आप स्केड्यूल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्केड्यूलिंग फॉर प्रोजेक्ट्स कैन बी व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये जो हमने भी डिस्कस किया था पहले भी, कि हमारे पास दो व्यूज हैं। एक फर्स्ट व्यू में क्या है कि हमारे पास एक एंड डेट जो है वो रिलीज की एस्टैब्लिश की जा चुकी होती है, और ये जो रिलीज डेट है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश करती है बाय एस्टिमेटिंग द एफर्ट्स। दूसरा व्यू क्या है कि हमारे पास कुछ टाइम, रफ टाइम बाउंड्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, लेकिन जो एंड डेट है वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ डिफाइन करती है। एफर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू मेक श्योर कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और उनका जो यूज है वो प्रॉपर हो सके। सो अमूमन क्या होता है, जो फर्स्ट व्यू है हमारा जिसके अंदर हम एंड डेट खुद डिफाइन करते हैं और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी तरफ से की जाती है, वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, फर्स्ट व्यू। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को स्केड्यूलिंग से रेलेवेंट क्या ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले उसको डिफाइन करने हैं प्रोजेक्ट के कितने टास्क हैं। ये काम जब हम WBS बना लेते हैं उसके बाद हमें टास्क आइडेंटिफाई करना हर मॉड्यूल में, हर जो है वो उसमें आसान हो जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी नेटवर्क हमें बिल्ड करना होता है जो ये शो करता है कि कामों की आपस में, एक्टिविटीज की आपस में इंडिपेंडेंसीज क्या हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हमने देखना है कि ऐसे कौन से टास्क हैं जो कि क्रिटिकल हैं उस एक्टिविटी नेटवर्क के ऊपर। एक्टिविटी नेटवर्क एक्चुअली में एक डायग्राम है जिसके अंदर हम ग्राफिकली शो करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या काम है और क्या टास्क हमने डिफाइन किए हैं। उसमें से हम, यानी हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने देखना है कि क्रिटिकल टास्क कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ टाइमलाइन जो कि ये बता रही है कि हमारा एक्चुअल जो अगर प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी हर टास्क की तो वो किस तरह से अचीव की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि ट्रैक करें कि हमारी प्रोग्रेस जो है वो कितनी कंप्लीट हो गई है और कितना डिले जो है वो एक वक्त में पॉसिबल हो सकता है, या कौन सी चीज ऐसी है जो हमें डिले कर रही है जिसे हमें कवर अप करना है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें बहुत कीनली मॉनिटर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को और इसके जो टास्क हैं इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है कि वो मेक श्योर करे जो डेडलाइंस उसने अपने टीम मेंबर्स को दी हैं वो उसको टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, सबमिशंस करवा रहे हैं। अगर ये काम मॉनिटर किया जाएगा प्रॉपरली और फॉलो अप्स लिए जाएंगे टीम से तो आप अच्छी जो है वो प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे स्केड्यूलिंग के अंदर उनमें से ये चीजें आ जाती हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन हम कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग को अचीव करने के लिए। कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस वी कैन डिफाइन डिस्टिंक्ट टास्क, यानी ऐसे टास्क हम इस तरह से डिफाइन करें कि एक टास्क का कंप्लीशन या ना कंप्लीशन दूसरे टास्क को इफेक्ट ना कर रही हो। हाँ, अलबत्ता जो इंटर रिलेटेड टास्क है उनको एक मॉड्यूल के फॉर्म में कलेक्ट कर लें, ज्वाइन कर लें। इंटरडिपेंडेंसी ये इंडिकेट करें कि टास्क जो है उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा ना हो, आपस में ज्यादा कनेक्टेड ना हो। टाइम एलोकेशन, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। अगर आपके पास, आपने WBS बनाया हुआ है और अच्छा WBS बनाया है जिसमें आपका 100% वर्क जो है वो नजर आ रहा है, उसमें टाइम एलोकेशन करनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि आपने किस मॉड्यूल को, किस पार्ट को कितना टाइम देना है। ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपकी एफर्ट है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं और एफर्ट जो है वो वैलिडेट की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करें। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपकी टीम में किन लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जानी चाहिए और जिन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जा रही हैं वो उस केपेबल भी हों कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें।
डिफाइन आउटकम्स, पीपल दैट हर टास्क की आउटपुट क्या होनी चाहिए, वो आपसे क्या डिमांड करें, कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे कि ये जो आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो इसकी आउटपुट किस फॉर्म में आनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और माइलस्टोन्स डिफाइन करें। माइलस्टोन मींस के देयर आर सर्टेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो आपने अचीव करने हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप प्रोग्रामर को सिर्फ कोड कर देना है, प्रोग्रामर को एक अच्छा कोड करना है, ऑप्टिमल कोड करना है। सो आप जब माइलस्टोन डिफाइन करेंगे तो आपकी टीम बेटर वे में काम कर सकेगी। कि हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, उसकी डिटेल ये है कि हम डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज, एक्शंस, उनको नंबर ऑफ मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। उनको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वो एक बाकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड ना करें। यानी हम पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं जिससे एक की कंप्लीशन का असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। हमें इस अंदाज से अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है कि अगर एक टीम जो है वो फ्रंट एंड पे काम कर रही है, उसके फ्रंट एंड अगर डिले हो रहा है तो बैक एंड पे जो टीम काम कर रही है उसके ऊपर चीजें असरअंदाज ना हो, अनटिल और अनलेस हम इंटीग्रेशन की तरफ नहीं आ रहे। जब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, दोनों टीम्स हमें हमें इस तरह से अपना टास्क डिवाइड करने हैं, काम डिवाइड करने हैं, एक्टिविटीज को डिवाइड करना है कि अगर एक टास्क लेट हो तो दूसरे जो टाइप के टास्क हैं उन पे अफेक्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। इंटरडिपेंडेंसी, the interdependency of each compartmentalized activity, action or task must be find out। हमें ये चेक करना है कि अगेन जो हमें टास्क को कंपार्टमेंटलाइज करना है उनमें इंटरडिपेंडेंसीज तो नहीं एक दूसरे के साथ। जैसे हमने अभी फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की कि फ्रंट एंड को अगर आपने एक टीम असाइन कर दी है और बैक एंड पे दूसरी टीम काम कर रही है तो इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए एक दूसरे पे बहुत ज्यादा कम इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है, अदरवाइज दे हैव नो लिंक विद ईच अदर। सो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ टास्क को पैरेलल में लेके कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी टीम इन पैरेलल काम कर सकती है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जब तक आप एक कंप्लीट ना हो दूसरी पे आप वर्कआउट नहीं कर सकते। सो कुछ वो वाले टास्क भी होंगे, जैसे टेस्टिंग है, आप नहीं कर सकते जब तक आपकी जो है वो डेटाबेस और इंटीग्रेशन सिस्टम की जो है वो ना हो जाए। सो आपने इंटरडिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना है, उनको प्रॉपर्ली टाइम एलोकेट करना है, नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स कितने हैं उसके हिसाब से। अब टाइम एलोकेशन इस तरह नहीं है कि हमारा दिल किया कि हमने कहा जी डेटाबेस को तो सिर्फ 1 हफ्ता लगना चाहिए, दैट इज इट। हो सकता है जो डेटाबेस हम बना रहे हैं वो ज्यादा कम्प्लेक्स हो और हमने उसको एनालाइज ना किया हो। सो टाइम एलोकेशन जब आपने करनी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि हम किस बेसिस पे कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं। बेहतर ये होता है कि आप उसको किसी फॉर्म में मैयर कर सके टाइम को, और एफर्ट को मैयर करके उसको फिर टाइम असाइन करें कि अगर इस डेटाबेस बनाने पे इतनी एफर्ट्स लग रही हैं तो इसको इतना टाइम देना चाहिए। रैंडमली टाइम असाइन ना करें। एफर्ट्स को वैलिडेट करना पॉसिबल होना चाहिए। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड नंबर ऑफ पीपल ऑन द टीम, ये बात हमें क्लियर है। As the time allocation occurs, the project manager must ensure that no more than the allocated people have been scheduled at any given time। जितना हमने डिसाइड किया था उनसे ज्यादा लोग प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहे हों। चीजों को प्लान बनाएं, हर पर्सन के पास डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हर आउटकम जो है उसका जो डिफाइन हो कि उसकी आउटकम क्या आएगी, उसकी आउटपुट क्या आएगी। मोस्टली जो हमारी वर्क प्रोडक्ट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उनको डिफरेंट डिलीवरेबल्स में, डॉक्यूमेंटेशन में कंबाइन भी करना पड़ता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपने माइलस्टोन्स डिफाइन करें। A milestone is accomplished when one or more work product has been reviewed for quality and has been approved। So milestone complete पूरा कब होता है? जब आपने जो milestones डिफाइन किए तो उनको रिव्यू भी कर लिया है, कस्टमर ने उसको ओके भी कर दिया, वो टेस्ट भी हो चुका है कि yes it is working fine, तो आपका milestone complete होगा। फिर आ जाता है हमारा relationship between people and effort। How many effort we put and according to the effort how many people do we need। बात यह है कि कॉमन जो मिसकंसेप्शन डिस्कस की जाती है वो ये है कि अगर हम स्केड्यूल के बिहाइंड हैं, हमें टाइम जो है वो शॉर्ट है हमारे पास, तो हम हमेशा मोर प्रोग्रामर्स ऐड कर लें
तो हम जो प्रोजेक्ट में काम जो है कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे। ये जरूरी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि रिसर्च ने साबित किया है कि ये वाली प्रैक्टिस है एट टाइम्स ये एक डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट पैदा करती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपका स्केड्यूल है वो और आपके हाथों से स्लिप होके और आप चीजों को लेट कर देते हैं। क्यों? जो नए प्रोग्रामर्स आप ऐड कर रहे हैं उनको चीजों की नो हाउ नहीं है, पर प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। दे विल ट्राई टू वर्क देयर बेस्ट, बट उस सूरत हाल में वो आपको भी स्लो डाउन करेंगे। ये आपने इसका बजाय से कि आप उससे पहले एक्सप्लेन करें कि काम क्या करना है, कैसे करना है, उस पर टाइम वेस्ट करें, बेहतर ये है कि आप कुछ और मेथड यूज कर लें टू ओवरकम द लेटनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। द एडेड पीपल मस्ट लर्न द सिस्टम, जैसे हमने बात की कि उनको पहले सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि काम पहले लोग क्या काम कर रहे थे, और वो जब आप सिखा रहे होंगे उनको उस दौरान आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे, और समटाइम जो कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पीएनआर कर्व है। हमने पीएनआर कर्व प्रीवियस मॉडल में भी देखी थी, पुटनम मॉडल के अंदर। पीएनआर कर्व ये बताती है कि एफर्ट्स अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लें और टाइम को अगर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लें, तो ये जो आपको कर्व नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड पीएनआर कर्व। ये कर्व ये बताती है कि एफर्ट्स का टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये जो आपको चीज नजर आ रही है यहाँ पे ग्रे एरिया आपका, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल रीजन, यानी इस रीजन में आके तो आप कंप्लीशन कर ही नहीं सकते। लाइक अगर आप एफर्ट यहाँ से भी स्टार्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने टाइम के अंदर एफर्ट्स जो है वो, यानी आप इतने गिवन टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वो मिनिमम टाइम है जिससे, यानी कम से कम आप इस टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते अपनी एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज उससे पहले आपको प्लानिंग करनी है, उसको आपको काफी चीजें सेटअप करनी है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम आ रहा है। अब यहाँ जो आपको टीडी नजर आ रहा है, टीडी इज अ नॉमिनल डिलीवरी टाइम फॉर स्केड्यूल, यानी आप नॉमिनली क्या पॉसिबिलिटी है कि आप किस टाइम पे अपनी डिलीवरी दे सकते हैं। उसके बाद आपको नजर आ रहा है टी नॉट यहाँ पे। ऑप्टिमल डिलीवरी टाइम क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, यानी आप एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, एफर्ट्स को पुट इन करने के बाद नॉमिनली हमारे पास यानी जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन था वो ये था, लेकिन ऑप्टिमल अगर हम इसको करें यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम और हम इस पे एफर्ट्स लगाएं, अब एफर्ट्स हमारे पास देखिए कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे पास डिलीवरी टाइम जो है वो करीब आ रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास वो ऑप्टिमल टाइम जिसमें अगर हम मैक्सिमम एफर्ट्स पे पुट इन करें और गिवन टाइम के हिसाब से हम इस टाइम पे प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर पाएंगे। पीएनआर कर्व जो है वो एक नॉन लीनियर कर्व है टाइम और एफर्ट के दरमियान, और ये जो इक्वेशन हमने पहले स्टडी की थी पुटनम मॉडल के अंदर, ये पीएनआर कर्व जो है वो उससे डिराइव की गई है, जिसमें हम पर्सन्स पर मंथ एफर्ट्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल। देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड 40-20-40 रूल। ये रूल ये कहता है कि 40% ऑफ द एफर्ट अगर हम फ्रंट एंड एनालिसिस के लिए लगाएं, उसको डिजाइन करने के लिए लगाएं, 20% ऑफ एफर्ट हम कोडिंग पे हमें लगानी चाहिए, और जो रिमेनिंग 40% ऑफ एफर्ट है वो हमें बैक एंड टेस्टिंग के लिए लगानी चाहिए। मोस्टली ये होता है, हम कहते हैं जी ओके 60% एफर्ट लगा दे फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड की कोडिंग के लिए, उसके बाद जो है वो 40% एफर्ट जो है वो लगा दें आप कोडिंग पे, और जो टाइम बचे अगर हमारे पास बचे तो ठीक है, बाकी हम टेस्टिंग पे लगा दें। रिसर्च हमें ये शो करती है कि अगर हम 40-20-40 रूल फॉलो करें तो हमें रिजल्ट अच्छे डेडलाइंस को अवॉइड कर सकते हैं और हम लेटनेस को अवॉइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कि अगर आप फ्रंट एंड पे 40% ऑफ द टाइम लगा दें एनालिसिस और डिजाइन करने पे, ताकि आपका डिजाइन और एनालिसिस थॉरली हो, क्योंकि आपका पूरा प्रोजेक्ट इस चीज पे बेस कर रहा होगा। कोडिंग जो है, जब एनालिसिस अच्छा होता है तो कोडिंग को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, until if you are not facing with the challenge to change the requirements again and again, तो कोडिंग जल्दी हो जाती है। देन प्रॉपर टाइम दें टेस्टिंग को और बैक एंड को इंटीग्रेट करने में सिस्टम के साथ, ताकि उसमें जो फ्लॉज हैं, उसमें जो बग्स हैं, उनको आराम सुकून से रिमूव किया जा सके। अगर ये टाइम आप कम करेंगे तो उसमें आप हैजर्डली चीजों को करेंगे, और एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम जो है वो शायद अप टू द मार्क ना आए, उसमें बग्स और एरर्स हों।
ठीक है, सो ये रूल ये इंडिकेट करता है। सो आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये जो हमारे जो टॉपिक थे वो चैप्टर 124 से हमने कवर किए थे प्रेसमैन के बुक से, और ये आज के जो रेफरेंसेस है वो गिवन है। हमारे पास टाइम कम है, प्लीज कोई क्वेश्चन तो पूछ लें आप लोग। नो मैम। ठीक है, हम ये लेक्चर नो यहीं पे मैम, स्टॉप नो कर। क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हाफ आवर के बाद स्टार्ट होगा। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ CR से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।